Hello, everyone. Hello to all the chemical engineers out there, guys. This is another session of the Topaz Talk, जहां पर गेट 2025 में अच्छे मार्क्स और अच्छा रैंक लाने वाले स्टूडेंट से हम बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने कौन सी स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया था जिससे गेट में उन्हें इतनी सक्सेस मिली। गाइस, ये जितनी स्ट्रेटेजीज है ये सब आपको हेल्प करेगी गेट 2026 में, पीएसयू के पेपर्स में और गेट 2027 में कि आप भी अच्छे रैंक लेकर के आओ। बिकॉज कोई एक पर्सन जब एक पॉइंट पे पहुंचता है तो उसके पाथ को फॉलो करके बहुत सारे लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। द पाथ इज टेस्टेड एंड ट्राइड। आज हम वेलकम करते हैं एक और टॉपर का। उनका नाम है प्रतीक। सो हेलो प्रतीक, कैसे हो आप? Sir, good evening, sir. I'm fine. वेलकम टू द सेशन। Yeah, thank you, sir. सो प्रतीक से जानेंगे सब कुछ, एक एक करके सारी बातें करेंगे। तो प्रतीक, एक बार आप स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस कर दो, अपना नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, बीटेक कहाँ से हुई है, एंड ऑल। Okay. My name is Prateek Mishra. I've completed my schooling from Army Public School, Lucknow, and I live in Lucknow. I've completed my BTech from IIT Lucknow, and I'm currently pursuing my masters in IIT BHU. ओके, तो प्रतीक सब कुछ लखनऊ में, बीटेक भी लखनऊ में, लेकिन Yes, sir. मास्टर्स के लिए फिर दूर चले गए लखनऊ से। सर लखनऊ में कुछ था नहीं सर मास्टर्स के लिए। कानपुर पास था लेकिन लखनऊ से आईटी कानपुर जा सकते थे। यस सर, बट आपने ही कहा था कि सर उस तरह वहाँ पे प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो बिल्कुल सकती है, बिल्कुल तो बिल्कुल कहा था मैंने, यस सर। बिल्कुल कहा था। जस्ट जोकिंग। ओके। ओके, सो प्रतीक, यस सर। आपने जर्नी तो अपनी बता दी है ना? लेकिन अब स्टूडेंट्स को ये बताइए कि गेट के बारे में कब विचार आया मन में, है ना, कि मुझे अब शायद गेट के लिए सोचना चाहिए, गेट के लिए तैयारी करनी चाहिए। दैट मोमेंट वाज इन द कॉलेज या आफ्टर द कॉलेज यू थॉट अबाउट इट? क्या वो टर्निंग पॉइंट था जब आपने सोचा कि यार अब गेट एग्जाम की तैयारी करना ठीक रहेगा? सर स्टार्ट हुआ था सर ये सेकेंड ईयर में, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में सब लोग यही परस्यू कर रहे थे कि सब गेट हम्म, कर रहे थे। तो उससे ठीक सर है। उसी से मुझे आइडिया लगा था कि गेट क्या होता है और फिर उसके पर्क्स क्या होते हैं, इससे क्या क्या मिल सकता है। तो सर सेकेंड ईयर के एंड में, मतलब सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में हम्म, सर स्टार्ट किया था प्रिपरेशन ओके। उसी से। यस सर। सर बेसिकली स्टार्टिंग में था कि मैथ्स और एप्टीट्यूड के बेसिस पे पास हो सकते हैं सर, ठीक बात। उतना ही कर रहे थे सर, मैथ्स और एप्टीट्यूड। उसके बाद सर थोड़े थोड़े सब्जेक्ट, जैसे सेकेंड ईयर में सर सीआरई वन था, तो ओके। उसे पढ़े थे थोड़ा सा। और फिर तो वो, तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाज इन 2023, तो वो थोड़ा ऐसे हाफ बेक व्हेन यू था वर इन थर्ड ईयर। सिलेबस। यस सर, व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर। ओके। तो वो थोड़ा हाफ बेक्ड अटेम्प्ट था, उसमें सिलेबस कंप्लीट नहीं था, सिर्फ दो मेजर सब्जेक्ट थे, तीन मेजर सब्जेक्ट थे और मैथ्स एंड एप्टीट्यूड हम्म। सर। बट आई क्वालिफाइड इन दैट, 1700 समथिंग रैंक आई थी सर वेरी 2023 गुड, में। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सर उसके बाद फिर मैंने फुल फ्लेज तैयारी की फॉर फाइनल ईयर के लिए सर। मतलब काफ़ी मैं कोचिंग लिया सर, आपकी गाइडेंस में था मैं। उसके बाद थोड़ा सा वहाँ पे मतलब क्या हुआ कि लास्ट फाइनल ईयर में थोड़ा वहाँ पे टेस्ट, जहाँ पे मैं मतलब जिस दिन टेस्ट था उस दिन थोड़ा फंबल हो गया, तो ओके। थोड़ा रैंक ऊपर नीचे हो गई सर, पैनिक, 37.67। नर्वसनेस, पैनिक मोड ऑन, नर्वसनेस और Yes, yes, yes. Panic mode. So this was the first full-fledged attempt where I was prepared हम्म, completely, and then और फिर थोड़ा एग्जाम थोड़ा टफ था और उस समय थोड़ा हम्म, समझ नहीं आया क्वेश्चन, मतलब जैसे लीव हम्म, करने चाहिए थे, लीव नहीं हुए। यस यस थोड़ा यस। वहाँ पे थोड़ा फंबल हो गया हम्म। तो उस टाइम पे क्या रैंक आया फिर आपका 24 में? सर। 24 में अराउंड 484 एस समथिंग रैंक थी। बट 1700 से कंपेयर किया जाए तो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट था। यस सर, even after 1700 से। even after getting fumble, है यस ना, सर। दैट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। सो बट फिर भी जैसे आपने बताया कि आपने अच्छे से प्रिपरेशन की थी, सब कुछ यस सर। अच्छा था। बट और ऑब्वियसली आपकी प्रिपरेशन आपने की थी तो टॉप 10 टॉप 100 में आने के लिए की थी, है ना? यस सर। बट वो नहीं हो पाया पूरा, तो एक झटका लगता है, एक शॉक लगता है इंसान यस को सर। ना, यस सर। कि जब वो पेपर वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था। ठीक है, यस सर। तो उस टाइम पे फिर आपको कैसा मोमेंट फील हुआ और कैसे आपने रिकवरी करी उस मोड से? सर उस टाइम पे तो सर मतलब जो अगला वीक था पूरा सर, 3 फरवरी को आई थिंक पेपर था। उसके बाद अगला हम्म, वीक तो पूरा ऐसे ही पूरा निकल गया, यही सब सोचते सोचते। उसके बाद फिर सर वो थोड़ा रिकवरी में आए और फिर कहा हम्म, कि अब आगे जो देखना है वो देखना है। सब सारे फ्रेंड्स वही हम्म, साथ में थे, सबकी उस हालत एकदम सेम सिमिलर ही थी।
सही तो बात वही है। सर उसके बाद देखा, उसके बाद रिज़ल्ट थोड़ा ठीक था क्योंकि ठीक रैंक आ था। गई थी तो उससे आईआईटी मिल सकता था। तो बस सर वही फिर क्योंकि उस पूछा कि टाइम पे जो कौन-सा। पेपर हुआ था, उस टाइम पे जो यस मुझे सर, याद है जब पेपर हुआ था, यस सर, तो मतलब जो रैंक्स एक्चुअल में आए हैं ना, वो किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किए थे, कि यस सर, इतना इसे रैंक किसी भी ने भी आ नहीं। जाएगा। ऐसा लग रहा था कि यार क्या पता 1500 2000 फिर से वही रैंक आए। यस पर क्योंकि एक्चुअली मार्क्स बहुत कम थे सर, वही तो हाँ, एग्ज़ैक्टली एक्चुअली में मार्क्स बहुत बहुत ज़्यादा कम कम थे। थे और फिर लग नहीं रहा था बट स्टिल। हाँ, पर वही है ना कि सबने ही बैड परफॉर्म किया था, तो फिर यस सर, यस सर। सबका ही सही रैंक आते चले गए। तो यस सर, ये यस चीज़ सर, है। तो वही रिजल्ट आने के बाद सही। एक राहत की सांस मिली होगी, चल ठीक है यार, सबके लिए ही बुरा था, मैं अकेला नहीं हूँ, सबने खराब ये किया। यस सर, यस सर, सारे फ्रेंड्स की हालत वही सेम थी तो सर ऐसे लग रहा था कि सबकी ही हालत ऐसी सेम है, जिससे भी बात कर रहे थे वो सबका ही पेपर खराब गया था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सही बात है। फिर उसके बाद जब रिजल्ट आया गेट का, उसके बाद फिर आपने कैसे मतलब मूव किया आगे? सर उसके बाद मूव किया कि कौन-सा कॉलेज लें अब आगे हम्म, प्रिपरेशन कंटिन्यू करना ही था सर, इतना टाइम अब दे दिए गए थे। वो काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन थी, ऐसा नहीं था कि मतलब आता नहीं है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। वो थोड़ा वहाँ पे हो गया, दिन नहीं था, फंबल हो गया। हम्म, बट वही सर वही प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी थी तो हमने कॉलेज देखा कि किस कॉलेज में इतना टाइम मिल सकता है कि जहाँ पे मतलब फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन भी हो जाए साथ ठीक में बात। और कॉलेज भी कंटिन्यू रहे। हम्म, सही तो बात उसी के लिए सर वो हमने मतलब काफ़ी लोग वही 2 इसमें डिवाइड हो गए थे, आईआईटी, बीएचयू या फिर रुड़की। तो आधे लोग है। रुड़की में चले गए और आधे लोग यहाँ बीएचयू में आ गए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और दोनों ही प्लेसेस काफी अच्छे हैं, मतलब फॉर द प्रिपरेशन यस ऑफ सर, गेट। मतलब वहां पर आप मास्टर्स के साथ साथ गेट को एटलीस्ट संभाल सकते हो, तैयारी कर सकते यस, हो। कुछ आईआईटीज ऐसी है जहाँ बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, बट यहाँ पे फिर भी करिकुलम के हिसाब से टाइम मिल जाता है। यस, यस, यस। तो थोड़ा आईआईटी बीएचयू के बारे में बताओ यार। सर आईआईटी, बीएचयू काफ़ी सर जैसे कि हम्म, उसमें दिखाया जाता है काफ़ी लश ग्रीन कैंपस है सर, बीच में मंदिर भी है। का मतलब हम्म, बहुत ही सही एनवायरनमेंट है वहाँ पे सब वहाँ पे हम्म, प्रिपरेशन मोड में रहते हैं तो आपको ऐसे कि नहीं लगेगा माहौल मिलेगा पूरा। जैसे कि आप हम्म, बता रहे थे माहौल मिलेगा वहाँ पे फिर तो सर उसमें ज़्यादा प्रिपरेशन की माइंडसेट वही रहेगा ताकि आप कहीं भटके-वटके ना सीधे प्रिपरेशन में के मोड में ही रहें क्योंकि सब लोग आगे-पीछे सब प्रिपेयर ही कर रहे हैं किसी न किसी तरह। हम्म। और कभी कभार अगर मन ना लगे तो घाट पे जाके डुबकी लगाओ अपना। यस, यस। तो बिल्कुल पूरा अंदर से सब नेगेटिविटी चली जाती है। यस सर। चलिए ग्रेट। तो मास्टर्स के साथ-साथ किस तरह से गेट प्रिपरेशन मैनेज करी? मतलब कितना टाइम मास्टर्स को दिया, कितना टाइम गेट प्रिपरेशन को दिया? इवनिंग में पढ़ते थे, मॉर्निंग में पढ़ते थे या वीकेंड पे पढ़ते थे? किस तरह से दोनों चीज़ें सँभाली तुमने? सर बेसिकली होता क्या है कि सर फर्स्ट हाफ में क्लासेस होती हैं और सेकंड हाफ में स्पेसिफिक डेज़ पे लैब होती हैं, 2 दिन लैब होती थी और 2 दिन। बाकी हुँ, बाकी हमेशा फर्स्ट हाफ में ही सारी क्लासेस खत्म हो जाती थी। तो हुँ, उसके बाद सर वहीं पे लाइब्रेरी है, रीडिंग रूम है एक्चुअली वहाँ पे लाइब्रेरी के पीछे एक रीडिंग रूम है, वहाँ पे 24/7 मतलब नहीं रात के 2 बजे तक ऐसे खुला रहता है वो। ओके। तो वहीं पे जाके पढ़ते थे और फिर खाना खा के फिर वहीं और हॉस्टल्स में भी रीडिंग रूम्स हैं। तो थोड़ा हुँ, रात की पढ़ाई वहाँ पे रीडिंग रूम्स हैं, बाकी लाइब्रेरी में। फर्स्ट हाफ में क्लासेस हो जाती थी सर, एकदम स्टार्टिंग में सुबह-सुबह 8 बजे ही क्लासेस हो जाती थी, तो इतना हुँ, प्रॉब्लम नहीं होता था कि जैसे ही उठे, थोड़ा-सा ब्रश-वश हुँ, किया और फिर आ गई क्लासेस इंस्टेंटली और खत्म हो गया। फर्स्ट हाफ में ही सारी क्लासेस हो जाती थी। उसके बाद बाकी बस मंडे और फ्राइडे को लैब्स होती थी, 2-2 हुँ, घंटे की सेकंड हाफ में, बाकी पूरा ही फ्री था वो। और फर्स्ट और सेकंड मतलब सेकंड सेमेस्टर तक तो अभी सर वो गाइड्स का भी कुछ नहीं था, सही बात अभी है। पूरा ही फ्री था, तो हुँ। प्रिपरेशन के लिए बहुत टाइम था। वैसे भी अगर बच्चा ड्रॉपर हो तो शायद नहा धो के ही वो सुबह 12 बजे तक तैयार हो पढ़ने के लिए, यस, आराम से यस। उठे। और सही है सर, अगर घर पे ड्रॉप करें तो सर यही होता है। यही होता है ना। और यस सर, अदरवाइज आईआईटी में तो तब तक तो सारी क्लासेस भी हो जाती है। यस सर, 12-1 बजे तक बच्चा फ्री हो जाता है, लंच करो और फिर पूरा दिन अपने पास है पढ़ने के लिए। यस सर। आराम से पढ़ो, है ना? और जहाँ तक बात है एग्ज़ाम्स की, प्रतीक जब एग्ज़ाम्स आते थे लाइक मिड सेम आ गया, मेजर आ गया, ठीक है? तो तब क्या पढ़ाई पॉज़ कर देते थे गेट प्रिपरेशन थोड़े दिनों के लिए या तब भी कंटिन्यू रखते थे? गेट हुँ। आपकी आवाज़ नहीं आ रही प्रतीक आपकी ना, आवाज़ नहीं कट कट गई है पूरी तरह से। पेपर आवाज़ से ही आवाज़ नहीं आ रही है, साउंड साउंड नहीं आ रहा पढ़ाई आपका, चलती साउंड कट गया।
सो गाइस, जिस तरह से आपने देखा कि प्रतीक ने भी बात करी कि मास्टर्स के साथ साथ गेट की प्रिपरेशन करना इतना भी मुश्किल नहीं है, बिकॉज कुछ आईआईटीज ऐसी है जहां पर आपको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है। और आईआईटीज में जाने का बेनिफिट सबसे बड़ा ये है, जैसे प्रतीक ने बताया, कि रीडिंग रूम्स आर देयर, लाइब्रेरीज आर देयर, इवन हॉस्टल्स के अंदर भी रीडिंग रूम्स आर देयर, जहां पे बच्चा बैठ के पढ़ सकता है। और नॉर्मल रूम में पढ़ना और इन रीडिंग रूम्स में पढ़ना बहुत डिफरेंस है यार। इन रीडिंग रूम्स में पढ़ने में प्रॉपर माहौल आपको मिलता है, वहां पर प्रॉपर जोन क्रिएट होता है। जैसे पूजा करनी है तो मंदिर में जाके पूजा करोगे तो थोड़ा अच्छे से हो पाता है फीलिंग के साथ। एक्सरसाइज करनी है तो जिम जाना पड़ता है, इसी तरह पढ़ना है तो एक रीडिंग रूम जैसा माहौल आपको चाहिए, लाइब्रेरी जैसा माहौल आपको चाहिए, तो अपने आप ही फिर पढ़ने का मन करता है। तो ये फैसिलिटी, ये बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जब आप आईआईटी से मास्टर्स कर रहे हो। तो स्पेशली जैसे प्रतीक ने अपना एक्सपीरियंस आईआईटी बीचीओ का शेयर किया कि मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ में ही, मतलब 12 बजे तक ही उसकी सारी क्लासेस हो जाती थी डेली। वीकेंड तो फ्री है ही, सैटरडे संडे तो ये अवेलेबल है ही, है ना। बट मंडे टू फ्राइडे में सिर्फ मंडे और फ्राइडे ही लैब होती थी, बस 2 दिन लैब होती थी। और उसके अलावा ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, 3 दिन वो फ्री रहता था। तो 12 बजे के बाद तो प्रॉपर टाइम ही टाइम है ना। तो ये बेनिफिट मिलता है जब हम आईआईटी से मास्टर्स कर रहे होते हैं, बट हर आईआईटी में नहीं, कुछ आईआईटी में ये बेनिफिट मिलता है। तो इस बार भी जिन बच्चों का गेट एग्जाम अच्छा नहीं गया है, जिनका रैंक अच्छा नहीं आया है, ठीक है, वो जो सारे स्टूडेंट्स हैं, वो सारे स्टूडेंट्स इस साल मास्टर्स कर सकते हैं दोबारा से। और मास्टर्स करके, ठीक है, जो अपनी आगे की जर्नी गेट प्रिपरेशन की उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप क्वालिफाइड हो और आपका रैंक ठीक ठाक है, देन गाइस यू कैन इजिली क्रैक द गेट एग्जाम, अगर आप अगली बार दोगे तो। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इस साल मास्टर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए, अदर देन टू ड्रॉप, रादर देन टू ड्रॉप। ठीक है, क्योंकि ड्रॉप लेने से ऐसा लगता है कि हम पूरा दिन हमारे पास अवेलेबल है तो हम बहुत आसानी से पढ़ेंगे, बट एक्चुअली में पूरे दिन में प्रोडक्टिविटी आ नहीं पाती है। लेकिन अगर आप मास्टर्स ज्वाइन कर लोगे, एक डिसिप्लिन लाइफ रहेगी कि सुबह उठना है, टाइम पे जाना है, इसी बहाने आप रेडी हो जाओगे, तैयार हो जाओगे, और आने के बाद पूरा दिन आपके पास है पढ़ने के लिए, तो आप बड़े आसानी से पढ़ भी सकते हो उसमें फिर। तो ड्रॉप लेना इज नॉट, यू कैन से, ए राइट डिसीजन। अगर तुम गेट क्वालिफाइड हो तो आई वुड से, अगर आप गेट क्वालिफाइड है तो आपको जरूर मास्टर्स ज्वाइन कर लेनी चाहिए, और मास्टर्स में रहकर आपको गेट की तैयारी करनी चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि मास्टर्स में जाने के बाद पूरी तरह से मास्टर्स में खो नहीं जाना है। मास्टर्स में गए थे गेट की तैयारी के लिए, तो वहां पर जाके इतना रखना है कि ठीक है भाई, तुम एग्जाम में पास हो जाओ, बट ऐसा नहीं रखना है कि तुम्हें 10 पॉइंटर्स लेकर के आने हैं, कि तुमने पूरा फोकस ही चेंज कर दिया और तुम 10 पॉइंटर्स के पीछे पड़े हो। ऐसा नहीं करना है। मास्टर्स में जाने के बाद मास्टर्स पे ध्यान लगाना है बस, सॉरी, गेट की प्रिपरेशन पे ध्यान लगाना है बस। तो जितनी मिनिमम अटेंडेंस हो सकती है उतनी रखनी है। अगर लेट से कोई ऐसा कोर्स है जहां पर टीचर को इतना परवाह नहीं है अटेंडेंस का, लाइक आईआईटीज में होता है, कई टीचर्स को परवाह नहीं होती है, तो वहां तुम नहीं भी जाओगे तो चलेगा। नोट्स किसी ना किसी फ्रेंड से अरेंज कर लो, मैनेज कर लो, तो हो जाएगा। तो अपना गेट पे ध्यान लगाओ, बिकॉज अल्टीमेट गोल तो तुम्हारा गेट प्रिपरेशन करना था, मास्टर्स करना नहीं था। तो इसीलिए इस साल भी और हर साल भी जो बच्चे गेट क्वालिफाइड है और जो पास आउट्स है, उन्हें डेफिनेटली मास्टर्स ज्वाइन कर लेनी चाहिए, और मास्टर्स के साथ साथ ही गेट की तैयारी करनी चाहिए। ओके, तो मास्टर्स की तैयारी जब आप करते हो, मास्टर्स के साथ साथ जब तैयारी करते हो ना, तो एक कॉन्फिडेंस ये भी रहता है कि ठीक है यार, वर्स्ट से वर्स्ट केस में भी हमारा ड्रॉप नहीं हुआ। वर्स्ट से वर्स्ट केस में भी मान लो अगर फिर से ऊपर नीचे चीजें हुई, तो एटलीस्ट मास्टर्स तो हमारी चल ही रही है, खोने को हमारे पास कुछ नहीं है। तो एक वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी अपने अंदर रहती है कहीं ना कहीं, अगर आपका मास्टर्स के साथ साथ गेट चल रहा होता है तो। एंड गाइस, दूसरी एक बड़ी चीज ये आपको मैं बताऊं
कि जब आप मास्टर्स कर रहे होते हो ना, तो मास्टर्स करते करते गेट ही सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, जबकि पीएसयू के भी बहुत सारे एग्जाम्स आपको पता है निकल रहे होते हैं। तो इन पीएसयू के एग्जाम्स के लिए भी आप यहाँ पर काम कर सकते हो। इन पीएसयू के एग्जाम्स के लिए भी आप यहाँ पे चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो पीएसयू के एग्जाम्स पर आपको फोकस करना है, गेट पर भी फोकस करना है, बट पीएसयू के एग्जाम्स पर भी फोकस करना है। और पीएसयू के एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन होती है ना, ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बिकॉज पीएसयू के एग्जाम्स के अंदर आप लोगों को क्या करना होता है, आप लोगों को फोकस करना होता है जो सिंपल 1 मार्क क्वेश्चंस होते हैं उन पे। तो जब आप मास्टर्स कर रहे हो, मास्टर्स करते करते गेट तो अगले साल फेब में आएगा, बट गेट से पहले कई सारे पीएसयू के एग्जाम्स आएंगे। तो उन एग्जाम्स के हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होती है, उन एग्जाम्स के हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी होती है। तो आप गेट के 1 मार्क के टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आप पीएसयू एग्जाम्स की तैयारी कर पाओ। साथ ही साथ जो नॉन टेक्निकल पोर्शन होता है, उस नॉन टेक्निकल पोर्शन पर आपको ध्यान लगाना है, बिकॉज जो पीएसयू एग्जाम्स होते हैं उनमें ज्यादातर नॉन टेक्निकल पोर्शन की वेटेज इक्वल होती है टेक्निकल के। मतलब अगर 50-60% टेक्निकल आएगा, तो 40-50% नॉन टेक्निकल भी वहां पे पूछा जाएगा। तो इसीलिए नॉन टेक्निकल को भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, जब आप ऑलरेडी 1 साल और तैयारी कर रहे हो। तो मतलब जब एक बार आपने अटेम्प्ट दे दिया पूरी तैयारी के साथ और दूसरा अटेम्प्ट आप देने वाले हो, तो दूसरे अटेम्प्ट में आपको टेक्निकल के साथ साथ अब नॉन टेक्निकल स्किल्स पे भी काम करना है। बिकॉज चाहे गेट हो या पीएससी हो, बिना नॉन टेक को अच्छा किए आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। गेट में भी एप्टीट्यूड के 15 मार्क्स आते हैं। सपोज करो आप 15 के 15 ले आते हो, तो कितना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए बाकी टेक्निकल के अंदर स्कोर करना। क्योंकि सपोज करो आपका टारगेट अगर 70 मार्क्स है, 70 में से आप 15 नॉन टेक में ले आए, तो बाकी टेक्निकल में तो 55 ही स्कोर करने हैं। तो काफी ज्यादा प्रेशर रिलीज हो जाता है जब हमारा नॉन टेक स्ट्रॉन्ग होता है। तो और पीएसयूज में तो नॉन टेक, जैसे मैंने बताया, 40 से 50% पार्ट नॉन टेक का ही रहता है। तो पीएसयू में तो बिना नॉन टेक किए, बिना नॉन टेक समझे, बिना नॉन टेक पे मेहनत किए आप एग्जाम क्रैक ही नहीं कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई गाइस, नॉन टेक्निकल पोर्शन भी आपको साथ साथ कवर करते रहना है। अगर आप एक बार फुल फ्लैश तैयारी के साथ गेट दे चुके हो और दूसरी बार देने वाले हो, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक 100% अपनी तैयारी करी नहीं है ना, कुछ ही सब्जेक्ट्स किए थे, वो भी आधे अधूरे किए थे, या सिलेबस कर लिया बट पीवाईक्यूज नहीं किए, टेस्ट सीरीज नहीं दी, तैयारी नहीं दी कहीं ना कहीं, तो वो गेट पे ही फोकस करे। बिकॉज एक बार तो गेट की 100% तैयारी करके एग्जाम देना ही है ना, एक बार फुल फ्लैश तैयारी के साथ एग्जाम देना ही है। उसके बाद ही फिर आप दूसरी चीजों के बारे में सोच सकते हो, है ना। बट जिस बच्चे का गेट लेट से क्वालिफाइड हो गया है ना, आईआईटी उसे मिल गई है, तो वो गेट प्रिपरेशन के साथ साथ पीएसयू प्रिपरेशन पे भी ध्यान दे। बिकॉज अगर आपका अल्टीमेट टारगेट पीएसयू लेना है, तो वो जरूरी नहीं कि गेट से ही पूरा होगा, वो क्या पता गेट से पहले ही आपका किसी पीएसयू के सेपरेट एग्जाम से पूरा हो जाए। ठीक है, सो दैट इज द पॉइंट, है ना। तो इस तरह से आपको चीजों को ध्यान देना है। बाकी प्रतीक से बात हो गई है, कुछ उसका नेटवर्क कनेक्शन था, तो ही इज ज्वाइनिंग अगेन गाइस, तो उससे बात करेंगे और बहुत सारी चीजों के बारे में अभी हमें और भी जानना है। क्या क्या स्ट्रेटेजीज उसने फॉलो करी है, जैसे एमटेक के साथ उसने कैसे प्रिपरेशन की बता दिया, एंड किस तरह से शेड्यूल वो फॉलो करता था, किस तरह से रिवीजन करता था, टेस्ट सीरीज के बारे में काफी कुछ चीजें हमें अभी पता करनी है। तो हेलो प्रतीक। यस यस सर। ओके ग्रेट। सो प्रतीक, हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग दी मास्टर्स के साथ साथ कैसे शेड्यूल को मैनेज करना। तुमने बताया कि आईआईटीज में अच्छा खासा में टाइम मिल जाता है, डीबीएचयू में खास करके, कि सेकंड हाफ में हम अवेलेबल होते हैं तो तैयारी कर पाते हैं। ठीक है, यस सर। ये बताओ मुझे कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे, जब तुम प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है, तो प्रिपरेशन करते करते तुमने जैसे लेक्चर्स करना, उसके बाद नोट्स बनाना, उसको रिवाइज करना, फिर पीवाईक्यूज करना, तो कई बार क्या होता है ये चीजें मैनेज करना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है ना। कई बार क्या होता है यस कि सर। जब 2-3 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, उसके बाद उनकी रिवीजन करना, उनकी प्रैक्टिस करना और नए सब्जेक्ट्स करना, है ना। मतलब जो
तुम्हारी फुल फ्लैश तैयारी से पहले का टाइम था, है ना, जब तुम तैयारी कर रहे थे एक्चुअल में। तो यस सर। 2-3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट हो गए, फिर आगे बढ़ गए, फिर पूछ लेना भूल जाऊं, अगला कैसे करूं, तो काम इतना सारा इकट्ठा हो जाता है कि इंसान ना मतलब कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो उस टाइम पे तुमने कैसे उस चीज को किया? सर जब मैं 4th ईयर फाइनल ईयर में था, जब मैं फुल फ्लेज तैयारी कर रहा था, तो सर मैं तो एक के बाद एक हम्म, सब्जेक्ट ही कर रहा था। 6 मंथ्स हम्म, अराउंड टाइम लगा कि सारा सब्जेक्ट कंप्लीट करने में। फिर लास्ट के हम्म, मंथ में पीडी और सीटी। सर पर मैंने प्रॉब्लम ये रह गई थी कि मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे इनिशियली। जैसे ही हम्म, सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद तुरंत शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। मैं सिर्फ पीवाईक्यूज करके आगे बढ़ गया था। तो फिर हम्म, यही लास्ट टाइम में फिर रिवीजन करने पे बहुत टाइम लग रहा था। रिवीजन करने में पूरा पूरा भूल जा रहे थे, कोई टच नहीं हो रहा था। जैसे जो फर्स्ट सब्जेक्ट किया हम्म, था, फर्स्ट इनिशियल मंथ्स में, वो पूरा गायब हो हम्म, जा रहा था। तो सर फिर उसे फुल नोट से रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। सर वही रिवीजन सही बात इफेक्टिव है, नहीं था फाइनल ईयर में। सर सही उसे बात है। रेक्टिफाई किया सर इस अटेम्प्ट में। शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। स्टार्टिंग से ही शॉर्ट नोट्स सारे सब्जेक्ट से बना लिए। तो सर वही हम्म, जैसे ही जब एग्जाम्स आते थे मिड टर्म और एंड टर्म सर आईआईटी बीएचयू में, तो सर हम्म, मतलब पढ़ाई काफी काफी इरेगुलर हो जाती थी, बहुत दिक्कत हो जाता था। बट वही है हम्म, सर, इतना बेसिक मेंटेन किया था कि सर सारे फॉर्मूलेज एक बार एक हम्म, दिन में अब सारे फॉर्मूलेज के साथ गो थ्रू हो जाएं। बस वही वही सही बेसिक बात था। तो उसके ऊपर एडेड प्रैक्टिस बस। है। क्योंकि तैयारी तो कहीं ना कहीं सेकेंड ईयर से चली रही थी। यस वो सर। तो हर साल बस रिफाइन और रिफाइन और रिफाइन और रिफाइन और रिफाइन होती रही, है ना। यस सर। तो वही बात है डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट कि जब बार बार रिफ्लेक्स करोगे तो यस इक्विलिब्रियम सर। तो फिर अचीव हो ही जाएगा, यस सर। है ना। तो वही कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यूज होके, है ना, आज इस मुकाम तक हम आए हैं। ठीक है। तो जो अपनी की जर्नी थी कोचिंग की, वो थोड़े उसके यस बारे सर। में बताओ, है ना, क्योंकि जब हम कोचिंग से पहले खुद से तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमें सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है, बट जब हम यस सर। क्लासेस देख रहे होते हैं तो बहुत सारी नई चीजें, नई इंफॉर्मेशन में पता लगती है, जो कि यस हमें सर। शायद खुद से कभी ना पता लगने वाली थी। तो कोचिंग के बारे में तुम थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, स्टूडेंट्स के साथ कैसा रहा? सर जब खुद से पढ़ते हैं सर तो सरफेस लेवल नॉलेज हो जाती है, बट सर फिर जब हम पीवाईक्यूज पे जाते हैं तो सर वो मतलब क्वेश्चंस जब बनते नहीं है तो समझ आता है कि अभी हम्म, बहुत ज़्यादा गैप है। तो हम्म, फिर सर उसके बाद जब कोचिंग्स हेल्प करती हैं आपको कि जैसे वो क्वेश्चन कह रहा है उसकी उसकी टाइप की थिंकिंग डेवलप हम्म, करना है, वो उस क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, वो सोल्यूशन कैसे होगा। क्योंकि बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं सर। एक लॉन्ग मेथड हो सकता है जो शायद वो जो कन्वेंशनल मेथड हो जो आप कॉलेज में सिखाया जाता हो, बट सर वहाँ पे मतलब वहाँ पे नहीं लगा सकते। वहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में शॉर्ट वे में जाना है और फिर तुरंत हम्म, उसका आंसर एक्यूरेट निकाल के करना है। अब तो हम्म, न्यूमेरिकल टाइप बहुत पड़ गए हैं। तो सर यही है कि बेसिकली कोचिंग्स हेल्प यू कैन रिफाइनिंग योर थिंकिंग ऑफ हाउ हम्म, द वे ऑफ थिंकिंग। आई थिंक दे विल डेवलप दिस वे ऑफ थिंकिंग कि कैसे किस पाथ पे आपको जाना है, जिसे शॉर्टेस्ट इफेक्टिव टाइम में आपको वो सोल्यूशन दे हम्म, दें। सर वो सर आप इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कर सकते, नहीं तो अदरवाइज बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कि सब्जेक्ट बहुत वास्ट है। अगर आप बुक्स के थ्रू जाएँगे, तो बुक्स पे तो हम्म, बहुत ज़्यादा लिखा है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो समझ भी नहीं आता है अनटिल एंड अनलेस यू गो हम्म, थ्रू द नोट्स। जब आप एक बार नोट्स और अपने कोचिंग के मटेरियल को गो थ्रू कर जाते हैं, उसके बाद बुक्स को समझना बहुत आसान हो जाता है। बट अगर इनिशियली आप स्टार्ट ही बुक से करेंगे तो मुझे नहीं लगता वो बहुत समझ आएगा। और मतलब बहुत मतलब टेक्निकल टर्म्स बहुत होते हैं बुक्स में, और फिर उनको हम्म, ग्रैस्प करना मतलब इनिशियली बहुत मुश्किल होता है। सही बात, सही बात। ग्रेट। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमने नोट्स तो बना लिए, बट जब रिवाइज करने पड़ाते हैं तो रिवाइज कैसे करें वो नहीं समझ में आता, कि बोल बोल कर पढ़ना है, एक एक पेज पे अच्छे से टाइम लगा के समझ समझ के रिवाइज करना है, कि जल्दी यस। जल्दी पेज पलटते हुए रिवाइज करना है, कि लिख लिख कर देखना है, कि चलते चलते रिवाइज करना है। मतलब हर बच्चा ये पूछता है कि सर अफेक्टिव स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए रिवीजन की, तो आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या आपने सर फॉलो मैं किया? सर मैंने तो आपकी वो स्ट्रैटेजी फॉलो की थी कि जो जैसे ही आप नोट्स बनाना चालू किए, जो फर्स्ट पेज से रिवीजन करते जाइए। तो मतलब जैसे ही आपने नोट्स बनाना चालू किया, 1 लेक्चर, 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, फिर नोट्स वो पाइल अप हो रहे हैं। आप स्टार्टिंग से एकदम रिवाइज़ करते जा रहे हो। फर्स्ट पेज से हम्म, रिवाइज़ कर रहे हैं लास्ट पेज तक। फर्स्ट पेज हम्म, से रिवाइज़ कर रहे हैं जब तक कि जैसे कर लास्ट वीडियो लेक्चर देखा था, वहाँ तक फर्स्ट से वहाँ तक पूरा रिवाइज़ किया। तो इससे क्या होता है कि सर आप बार-बार वो रिवीजन बहुत फास्ट हो जाता है और सारे कॉन्सेप्ट एकदम ब्रश अप रहते हैं। स्टार्टिंग से पूरा पूरा हम्म, माइंड मैप रहता है कि सर कहाँ से क्या है, सब्जेक्ट क्या है। पूरा वो फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक जब तक आपने लेक्चर देखा है, वो पूरा एकदम सम अप रहता है। फर्स्ट पेज से हम्म, रिवीजन
जैसे ही आपने लेक्चर सीरीज चालू की किसी सब्जेक्ट की, उसे उसके फर्स्ट पेज से रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड गाइस। क्योंकि फर्स्ट पेज से अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे पिछला भूलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे पिछला भूलते रहेंगे, एंड एट द एंड ऑफ द सब्जेक्ट हमारे हाथ में नोट्स तो होंगे यस बट सर। यहाँ कुछ नहीं होगा। तो जब अपने नोट्स को पढ़ेंगे तो लगेगा किसने बनाए हैं, मैंने तो नहीं बनाए। यस। तो दैट टाइप ऑफ थिंग्स हैपेंस। ओके, जहां तक पीवाईक्यूज की बात करें तो पीवाईक्यूज क्या लगता है आपको कि 2000 के बाद से जो पीवाईक्यूज है, जब से गेट का पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ था तभी से करने ठीक रहते हैं लास्ट 25 इयर्स के पीवाईक्यूज, या फिर उससे पहले के जो पीवाईक्यूज है जो गेट सब्जेक्टिव था वो भी करने जरूरी है या कंपलसरी है? सर मुझे लगता है इतने कंपलसरी हैं इन हम्म, 90s या फिर 80s के, इतने कंपलसरी हैं क्योंकि अब तो पैटर्न काफी चेंज हुआ है। लास्ट 3-4 इयर्स में तो कुछ ज्यादा ही ड्रास्टिक चेंज आ गया है आपके बिल्कुल क्वेश्चंस बिल्कुल में और पहले के क्वेश्चंस में। तो सर वही रीसेंट क्वेश्चंस, रीसेंट ट्रेंड्स को ही फॉलो करना चाहिए। और बाकी बिल्कुल सर अगर न्यूमेरिकल एडिशनल प्रैक्टिस है तो सर वो नोट्स के क्वेश्चंस एक और बार लगा लीजिए। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो मैं भी गाइस आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि 2000 के बाद से भी अगर आप पीवाईक्यूज देखें ना तो 25 साल का सेट है अपने पास। उस 25 साल के सेट को ही एक बार 4 से 5 बार लगा लो ना। क्या बच्चे गलती करते हैं मोस्टली, वो एक बार पीवाईक्यूज लगाने के बाद उन्हें लगता है कि हम पीवाईक्यूज तो हमने लगा लिए, अब तो ये हमें आता है, अब कुछ नया बताओ। लेकिन गैस प्रॉब्लम पता है क्या है, तुम्हें लगता तो है तुम्हें आता है, बट पीवाईक्यूज के जैसा ही एक क्वेश्चन डाटा चेंज करके भी अगर मैं दे दूंगा ना तो तुम कर नहीं पाओगे, है ना। तो पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंट समझनी है। क्योंकि पीवाईक्यूज वो क्वेश्चंस है जो अपने टाइम में मेन गेट का पेपर थे और यस। उसके थ्रू हजारों बच्चों की लाइफ बनी थी। लाइक अभी जो पेपर बच्चे देकर आए या प्रतीक जो पेपर देकर आया 2025 का, ये अब 2026 वालों के तो पीवाईक्यू है ना। बट इसी पेपर ने इस साल बहुत सारे बच्चों की लाइफ ही बनाने वाला है। तो आपको ये चीज समझनी है कि पीवाईक्यूज को विद रिस्पेक्ट आपको देखना है। आपको ये सोच के पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करने हैं कि मैं गेट का पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ, रियल गेट का पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ, बिकॉज ये वही क्वेश्चन है जो गेट में आ चुके हैं। तो एक बार दो बार करने से काम नहीं चलेगा, आपको 3-4 बार 5 बार करने पड़ेंगे और उस तरह से अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा कि अगर पीवाईक्यू के जैसा कोई सिमिलर क्वेश्चन अब आ जाए विद सम मॉडिफिकेशंस तो तुम कर पाओ। उस लेवल तक आपको जाना पड़ेगा। बिकॉज हर साल क्या होता है, लगभग 40 से 50% पेपर कहीं ना कहीं आप देखोगे 25 साल के पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड होता है। कॉन्सेप्ट्स वही है, फॉर्मूलास वही है, चीजें वही है, चीजें थोड़ा बदल कर बस दे देते हैं। तो हर साल कम से कम 40-50, इस साल भी 40-50% पेपर वही था कि अगर कोई बच्चा पीवाईक्यू के हिसाब से तैयारी करके गया था ना तो वो आसानी से 40-50 मार्क्स का इस साल भी अटेम्प्ट कर सकता था। तो वो चीज आपको समझनी पड़ेगी और पीवाईक्यू उसको इज्जत देनी पड़ेगी और उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा प्रतीक, टेस्ट सीरीज का क्या रोल है? आपने टेस्ट सीरीज दी थी क्या, और कितने यस सर। टेस्ट दिए थे अगर टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट की थी तो, और उसका सर क्या अराउंड रोल है टेस्ट सीरीज का गेट की प्रिपरेशन में? सर अराउंड 15 टेस्ट दिए थे सर। लास्ट टाइम टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस भी बहुत कम थी, इसलिए भी थी, मतलब काफी हम्म, सारी चीजें थी जो इस बार इस अटेम्प्ट में रेक्टिफाई की हैं। जब टेस्ट सीरीज सर, मतलब आई थिंक कि आपने सही क्वेश्चन लगाया है, बट वो फिर जब वो गलत हो जाता है तो उससे फिर वो कॉन्सेप्ट फिर कभी नहीं भूलता है कि सर एक बार मतलब हम्म, गलत कर दिया मैंने, मतलब मैंने वो जब उस पर टाइम दिया, मैंने अपना कॉन्सेप्ट सही से लगाया, बट देन इन दी एंड आप देखते हैं कि लास्ट में यूनिट्स यूनिट्स बहुत रोल प्ले करते हैं कि कभी कभी एमएम में ही आंसर पूछा था आपने मीटर में लिख दिया, ये कभी बात है। किलोवाट में, ये यहाँ पे हम्म, ये सारी मिस्टेक्स सर टेस्ट सीरीज के थ्रू ही पता चलती हैं कि कहाँ, मतलब मेजर, मतलब इतना हम्म, टाइम जब दिया, क्वेश्चन को सही से पढ़ा, जब सही कॉन्सेप्ट लगाया, फिर कैसे गलत हो गया तो सर उसके बाद वो फिर भूलता नहीं है वो चीज़। सर ये टेस्ट हम्म, सीरीज इस तरह में सर ये रिवीजन का सर बेस्ट वे है। इसके बाद भूलते नहीं है सर, अगर एक बार गलती कर दी तो फिर वो सर वो हमेशा स्टिक कर जाती है आपके माइंड में कि हम हमेशा आप लास्ट में क्वेश्चन को पढ़ के देखोगे कि आंसर किसमें हम्म, पूछा है, मीटर में या एमएम में, यूनिट्स क्या हैं और ये सब। हम्म, सर जैसे इस ईयर जो एक क्वेश्चन था, आई थिंक इट वाज अ हीट ट्रांसफर क्वेश्चन, तो उसमें फॉर्मूला दिया था फॉर दिस डेल्टा हम्म, the length, हम्म, delta th, I think, and most of the people get confused in vx, v and x, that x is a distance rather than it's v on x subscript. तो वहां हम्म। पे तो काफी मिस्टेक्स हो गई थी सर वहां पे। तो सर वही है कि अगर लास्ट को क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़े होते तो, मेरे फ्रेंड ने ये मिस्टेक की थी सर, तो वही वो बता रहा था।
लास्ट में क्वेश्चन का पढ़ा नहीं, एज़ इन ही वाज़ अज्यूमिंग इट वाज़ वी, एक्स इज़ इन हाँ, सबस्क्रिप्ट। यस सर। तो बिल्कुल सही बोला आपने प्रतीक। और मैं पिछले 1 वीक से बच्चों के साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ और मैक्सिमम इंटरव्यूज में स्टूडेंट्स एक ही बात बोल रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट जब हमने दिया था गेट का या उससे पिछले साल वाला दिया था, तो हमने टेस्ट सीरीज नहीं दी थी, सिर्फ सिलेबस की तरफ ध्यान दिया, रिवीजन की तरफ ध्यान दिया, प्रैक्टिस ना मात्र थी हमारी, ज्यादा से ज्यादा हमने पीवाईक्यूज किए थे। और फिर हमने गेट का पेपर आता तो था बट गलतियां बहुत सारी करी, सिली मिस्टेक्स बहुत सारी करी, कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत सारी करी। और इस बार हमने क्या उसमें चेंज किया कि हमने प्रैक्टिस पे इस बार ध्यान दिया और हमने टेस्ट सीरीज पे ध्यान दिया और हमने कई सारे टेस्ट दिए। और जो मिस्टेक्स हमारी गेट में होने वाली थी वो मिस्टेक्स हमने टेस्ट सीरीज में कर दी। और उससे हमें ये बेनिफिट मिला कि जब तक गेट आया तो हमारी मिस्टेक्स की टेंडेंसी काफी कम हो गई थी। मतलब ऐसा नहीं बोला किसी ने कि गेट में भी मिस्टेक नहीं की, ऑब्वियसली सबने मिस्टेक करी है, तुमने भी कोई ना कोई मिस्टेक गेट में करी होगी, यस बट वो जो नंबर ऑफ मिस्टेक्स हो सकती थी वो कम हो गई है जस्ट सर। बिकॉज ऑफ गिविंग द टेस्ट। यस तो सर। इससे एक चीज तो प्रूव होती है, एक चीज तो पता लगती है कि गाइस टेस्ट सीरीज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि मैं तो बस भगवान का अवतार हूँ और मैं सिलेबस करूंगा, पीवाईक्यूज करूंगा और टेस्ट देने बैठ जाऊंगा गेट का और मेरा रैंक आ जाएगा, तो गाइस ऐसा नहीं होता है। मिस्टेक्स जेन्युइनली हो जाती है, ठीक है। लाइक प्रतीक ने बताया कि यूनिट्स का कई बार प्रॉब्लम आ जाती है ना। कई बार मान लो हीट ट्रांसफर क्वेश्चन में वाट दिया है और कहीं पे कुछ और यूनिट दी हुई है, किलो जूल दिया हुआ है हीट कैपेसिटी यस में, सर। तो उसको चीजें चेंज करना भूल जाते हैं। मास फ्लो रेट मिनट में दिया हुआ है, हीट ट्रांसफर क्वेश्चन में वाट दिया हुआ है, तो चीजें सेकंड में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं। तो यूनिट्स का बहुत बड़ा पंगा कई बार रहता है। कई बार हम ये नहीं देखते कि क्या पूछा है और क्या बताना है। कई बार हीट ट्रांसफर रेट पर यूनिट लेंथ पूछा होता है, हम ट्रांसफर रेट का ही आंसर दे देते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे चलती रहती है गाइस। इस वजह से टेस्ट सीरीज देखकर आपको एक्चुअली में पता लगाना चाहिए कि एक्चुअल मिस्टेक क्या है। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि टेस्ट सीरीज देने से पहले ना, जब हम बस रफ में क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं, तो मान लो कोई क्वेश्चन हमारे पास, हमने उसे रफ में सोल्व किया, रफ में सोल्व करके फाइनल आंसर आया, मान लो मैंने आंसर मैच किया, वो मैच नहीं हुआ, तो मैं सॉल्यूशन देखूंगा, सॉल्यूशन में देखूंगा कि यार बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक मैंने फॉर्मूला ठीक लगाया, सब कुछ ठीक किया, सब कुछ ठीक किया, लास्ट में जाके मैंने बस 2 का 3 लिख दिया था, इससे गलत हो गया। तो उस टाइम पे उस मिस्टेक को ना हम इग्नोर करते हैं, कैसे? ये बोलकर खुद को कि यार ठीक है ना, क्वेश्चन मैंने सही पढ़ा, फॉर्मूला मैंने सही लगाया, कॉन्सेप्ट मैंने सही लगाया, मतलब आता तो है मुझे, मुझे तो पता ही है, तो बस ठीक है, ये तो 2 का 3 था, 2 होता तो मैं सही हो जाता। तो माइंड को ये सिग्नल जाता है कि सब कुछ ठीक है, कुछ कमी नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। और जब सब बढ़िया चल रहा है तो फिर रेक्टिफाई करेगी इसे। लेकिन जब हम टेस्ट देते हैं और सेम मिस्टेक करते हैं, तो वहां पर टेस्ट को तो नहीं बोल सकते ना कि मैंने सही लगाया, मार्क्स तो कटेंगे, नेगेटिव मार्किंग आएगी। और जब नेगेटिव मार्किंग आती है, वो पता लगता है ओवरऑल मॉक टेस्ट देने के बाद मेरे तो नंबर ही 30 आए हैं, तो झटका लगता है। तब एक्चुअल रियलिटी चेक होता है, अरे यार ये जो मैं अभी तक सोच रहा था कि ये 2 का 3 ही तो किया है, गेट एग्जाम में तो इसका नेगेटिव मार्क मिलेगा मिलेगा। तो मतलब नॉलेज होने के बाद भी, सब कुछ ठीक करने के बाद भी, अगर मैं अपने कैलिबर के हिसाब से मार्क्स नहीं ला पा रहा हूं, तो गेट में रैंक कैसे आएगा? और उस झटके के बाद फिर इंसान जागता है, फिर ध्यान देना शुरू करता है। उसे एक चीज रियलाइज होती है कि पूरे स्टेप्स जो उसने लगाए, पूरा जो कॉन्सेप्ट उसने लगाया, मेहनत करी, सब कुछ किया, तब उसका तब तक कोई बेनिफिट नहीं है जब तक लास्ट आंसर जो वो सिस्टम में इनपुट करेगा वो सही ना हो। क्योंकि एक्चुअल में गेट एग्जाम में जो मार्क्स मिलेंगे ना, वो उस चीज के मिलेंगे जो आंसर आपने इनपुट किया है। अगर वो आंसर सही है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपका कितना भी सही हो क्वेश्चन, कोई स्टेप वाइज मार्किंग नहीं है। कोई तुम्हारा स्क्रिबल पैड आके चेक नहीं करने वाला कि नहीं तुमने तो ठीक लगाया था, फॉर्मूला तो तुम्हारा ठीक था, डिकोड तो तुमने ठीक किया था, क्वेश्चन तो तुमने क्रैक तो ठीक कर लिया, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ उस चीज की वैल्यू है। और उसके ऊपर भी कई बार बच्चे क्या करते हैं, स्क्रिबल पैड में तो ठीक निकाल रहे होते हैं, आंसर भी ठीक लिख रहे होते हैं, बट क्या पता नहीं क्यों, क्या होता है जब सिस्टम एंट्री कर रहे होते हैं तो इधर का उधर कर देते हैं एंट्री, डेसिमल के इधर से उधर कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, और वहां गलती हो जाती है। तो वहां पर उन्हें तसल्ली है कि यहाँ पे पैड पे तो ठीक किया है, बट एंट्री करते टाइम गलत हो गया तो उसके मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि फाइनली जो आंसर आप इनपुट कर रहे हो वहां पर वो ठीक होना चाहिए,
ठीक है, उस चीज की प्रैक्टिस आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज से ही मिल सकती है। अदरवाइज तो आप हमेशा यही सिग्नल भेजते रहोगे, अरे ठीक तो है, ठीक तो कर रहा हूँ, ठीक ही तो किया है, इतना ही तो एरर है, कोई बात नहीं, क्या हो गया, इतना तो चलता है। बट गेट में गाइस इतना नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, वो भी ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू। वो वाला जमाना नहीं रहा कि सब्जेक्ट वाइज होता है, स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है, वो टाइम हम खत्म हो गया। इसलिए टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है, और राइट टाइम पे टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है ना। वैसे तो बच्चे सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ से शुरू करते हैं, बट अब क्योंकि टॉपिक वाइज भी टेस्ट आने लगे हैं, तो मेरा तो यही सजेशन है सबको कि आपको टॉपिक वाइज टेस्ट से ही शुरू करना चाहिए। क्योंकि एक टॉपिक से रिलेटेड जब आप पूरा टेस्ट देते हो ना, तो उस टॉपिक से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। क्योंकि एक फुल लेंथ की बात करें तो एक फुल लेंथ में कितने ही क्वेश्चंस आएंगे एक सब्जेक्ट के, ज्यादा से ज्यादा 7-8 क्वेश्चन। तो 7-8 क्वेश्चन से तो आप सब्जेक्ट की तैयारी नहीं कर सकते ना, आप रिव्यू नहीं कर सकते कि आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है या वीक है। बट अगर आप टॉपिक वाइज टेस्ट से शुरू करते हो, तो आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, कौन सा पोर्शन वीक है, और जहां वीकनेस होगी फिर वहां पे आप काम करके उसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो टॉपिक बाय टॉपिक टेस्ट देते हुए आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, और उसके बाद सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट टेस्ट देते हुए आपके मॉक की तैयारी अच्छी हो जाएगी, और उसके बाद मॉक टेस्ट देते हुए फुल लेंथ वाले आपके गेट की तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को लेकर आगे बढ़ोगे ना, तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो पाएगी। और एक चीज और मेंशन यहाँ पे करना जरूरी है कि टेस्ट सीरीज जब आप देते हो ना, तो दैट इज द टाइम जब एक्चुअल में आप कैलकुलेशन वर्चुअल कैलकुलेटर से कर पाते हो। तो अदरवाइज तो नॉर्मल अगर आप रफ में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज करते होंगे, है ना। और अगर आप फोन में भी आप कैलकुलेटर लेके कैलकुलेशन कर रहे हो ना, तो वो बात नहीं है जितनी आप प्रॉपर टेस्ट सीरीज के अंदर माउस से कैलकुलेटर चला के तैयारी करते हो, वो एक्चुअल में रियल तैयारी है वर्चुअल कैलकुलेटर की। तो टेस्ट सीरीज ही वो टाइम होता है जब आप एक्चुअल में रियल में वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज करके कैलकुलेशंस करते हो। और अगर नहीं देंगे तो वर्चुअल कैलकुलेटर की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। और ये एक बहुत बड़ा लगभग 15-20 मिनट का फैक्टर बन जाएगा आपके लिए, कि आपके लिए वहां पर कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा गेट के एग्जाम में बैठ के अंदर। ठीक है, तो वर्चुअल कैलकुलेटर की प्रैक्टिस के लिए भी आपको टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है, ताकि गेट में आप इफेक्टिव वे में कैलकुलेशंस कर पाओ। ठीक है, तो बिल्कुल प्रतीक आपने ठीक बोला कि टेस्ट सीरीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, बात करते हैं प्रतीक कि इस बार 3 घंटे में जो आपने गेट का एग्जाम दिया, उस 3 घंटे की क्या स्ट्रेटेजी थी? लाइक पहले आपने किस क्वेश्चन से स्टार्ट किया, पहले 1 घंटे में कितना किया, दूसरे घंटे में कितना किया, तीसरे घंटे में कितना किया, आवर बाय आवर की प्लानिंग आप अपनी शेयर कर सकते हो। सर स्टार्टिंग में मैंने 15 मिनट्स एलोकेट किए थे सर एप्टीट्यूड के लिए, कि जितना 15 मिनट्स में हो पाएगा उतना मैं करूंगा, उसके बाद जैसे ही तुरंत जंप कर जाऊंगा अपनी केमिकल इंजीनियरिंग पे। सर टेक्निकल पे जंप करते ही स्टार्टिंग में क्वेश्चंस जो 1 मार्कर थे वो काफी इजी थे, हम्म, तो वो काफी जल्दी लग गए, तो होते गए। तो सिर्फ 1 आवर में एप्टीट्यूड मिला के मैंने 28-29 ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कर लिए थे, तो ऑलमोस्ट आधा हम्म, पेपर हो गया था। उसके बाद मैं वही ढूंढ रहा था कि जो 2 मार्कर्स को, एक जो इजी क्वेश्चन जैसे न्यूटन हम्म, रैप्सन और ये सर जो पीवाईक्यू बेस्ड हम्म, क्वेश्चंस थे, उनको मैंने टारगेट हाँ, किया सर। वो उसके बाद फिर मैं गया जो काफी नए नए क्वेश्चंस लग रहे थे, जिनके बारे में कोई आइडिया नहीं था। थर्ड साइकिल में मैंने उनको हाँ, टारगेट किया, और फिर सर थर्ड साइकिल के अराउंड ही मैं वापस गया था एप्टीट्यूड पे, कि अगर मतलब अभी कुछ नया सोचूं तो क्या किसी तरह कोई एक और हम्म, क्वेश्चन क्रैक हो जाए। सर एप्टीट्यूड के हम्म, बाद मैंने थर्ड साइकिल चालू की थी, सेकंड साइकिल के बाद मैं एप्टीट्यूड पे गया, उसके बाद फिर मैंने थर्ड साइकिल चालू की, जिसमें सिर्फ जो एकदम एट रैंडम जो नए ही क्वेश्चन लग रहे थे, जो पहले कभी देखे नहीं है, और एकदम उसमें कुछ टाइम ज़्यादा लगना है सर, उस पे मैंने थर्ड साइकिल पे ध्यान दिया था। फर्स्ट साइकिल सर एप्टीट्यूड जो बहुत ईजी था वो जो बन जाए, एंड जो हम्म, इजी टेक्निकल जो 1 मार्कर है उसको पहले ही टारगेट कर लीजिए, क्योंकि 1 मार्कर जनरली बहुत ही इजी आते हैं। अगर वो सही ट्रिकी है बात, तो उसे इंस्टेंटली लीव कर दीजिए। 1 सही मार्कर बात। इजी थे, तो सर वही उसके बाद यही सर स्टेबल हो गया, उसके बाद यही था। हम्म। और प्रतीक, इस बार पिछले गेट की तरह, लाइक लास्ट ईयर गेट की तरह, इस बार ऐसा कोई मोमेंट आया क्या जब आपको लगा कि यार कई चीजें पिछले बार की तरह इस बार भी मेरे साथ ना रिपीट हो जाए, या पेपर हाथ से ना निकल जाए, या क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं, इस बार भी मार्क्स कम आते हुए दिख रहे हैं, इस बार भी वो चीज नहीं बन रही जैसा मैं सोच के गया था, या कोई पैनिक मोड या नर्वस सिचुएशन, कोई ऐसा मोमेंट इस बार भी आपके फेस किया? अगर हाँ, तो फिर उससे कैसे रिकवरी करी?
सर फेस तो किया था सर, कोई क्वेश्चन आ गया था और सर वो काफ़ी मतलब सॉल्व नहीं हो रहा था और आई थिंक वो एक ईज़ी क्वेश्चन ही था। बट यही हम्म सर कि लास्ट टाइम से यही सीखा है कि इस बार क्वेश्चन अगर 2 मिनट से ज़्यादा ले रहा है तो उसे स्किप कर दो। क्योंकि हम्म आगे क्या पता आगे काफ़ी ईज़ी क्वेश्चंस हो सकते हैं सही और बात इस क्वेश्चन सब। पे मैं टाइम वेस्ट करूँगा, हम्म मार्क्स भी ना मिले और आगे एक ईज़ी हम्म क्वेश्चन है जो आप इंस्टेंटली बना सकते हो, जो हम्म आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा। फिर आप आगे वाले और क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और फिर आप इस सर्कल बैक करके आ सकते हैं इस क्वेश्चन पे वापस। आप टाइम बचा सकते हैं उससे और फिर इस क्वेश्चन के लिए टाइम बचा के सर इसे लास्ट में सॉल्व कर दीजिए। अगर नहीं हो रहा है हम्म उसे पॉज़ करके आगे बढ़ जाइए। सर लास्ट टाइम ये हुआ हम्म था कि काफ़ी क्वेश्चंस पे स्टक कर गए थे। वो मूव हम्म ऑन नहीं कर पाए, टाइम बहुत ज़्यादा लग गया उन पे, तो फिर आगे नहीं देख पाए, पूरा क्वेश्चन जो ईज़ी-ईज़ी थे, वो थोड़े हम्म छूट गए। तो इस बार वो हम्म मिस्टेक नहीं करके सर अगर नहीं बन रहा है तो इसे इंस्टेंटली स्किप कर दिया और लास्ट हम्म टाइम की तरह से इसे ईगो पे नहीं लिया कि नहीं ये तो पीवाईक्यू हम्म है, ऐसे होना चाहिए और वहाँ पे हम्म नहीं बन रहा है, तो उसे स्किप कर दिया और आगे बढ़ गए। यही चेंज किया था सर लास्ट टाइम से इस अटेम्प्ट पे और सर ये 3 सर्कल्स में करना लाइक साइकिल्स में करना ये हम्म इस बार इम्प्लीमेंट किया तो ये सर्कल्स में करना और लीव करना क्वेश्चन को। यही सबसे इफेक्टिव हम्म, स्ट्रैटेजी थी, जो चेंज बिल्कुल। लास्ट ईयर से हुआ। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि ईगो पे नहीं लेना। ये अपने आप में ना बहुत बड़ी चीज है और एक्चुअली में स्टूडेंट समझ नहीं पाते इसको, बट दे गेट अटैच टू द क्वेश्चन यस सर। वाइल सोल्विंग की भाई आधा सोल्व कर लिया और उन्हें लगता है कि नहीं ये हो ही जाएगा हो ही जाएगा हो ही जाएगा हो ही जाएगा करते 10 मिनट लग जाते हैं। एंड तक हुँ, पहुंचते और पता लगता है कि यार नहीं बन रहा और उतने में हुँ, 10-12 मिनट खराब हो जाते हैं। टाइमर में देखते हैं टाइमर आगे निकल गया, अटेम्प्ट मेरा हुआ ही नहीं। और वो मोमेंट होता है जब पैनिक और ज्यादा बढ़ता है। तो इससे पहले कि आपका पैनिक और बढ़े या टाइम आप खराब करो, इससे अच्छा है उसको मूव ऑन कर जाओ अगले क्वेश्चन में। यस सर। मूव ऑन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पिछले क्वेश्चन के बारे में भूल जाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीव कर देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब गेट एग्जाम में तो ये चीजें जरूरी है ही, मैं बोलूंगा रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जहां यस पर सर। आप पुरानी चीजों को भूलकर मूव ऑन कर जाते हो, आगे बढ़ जाते हो लाइफ के अंदर। बिकॉज जितनी जल्दी आप आगे बढ़ते हो ना, उतनी जल्दी फिर आप जैसा आपने बोला क्या पता आगे कोई दूसरा क्वेश्चन वेट कर रहा हो जो बहुत ईजी हो, है ना। तो ये चीजें हमेशा लाइफ में भी देखने को मिलती है, गेट में भी देखने को मिलती है कि आप मुश्किल क्वेश्चन के चक्कर में अपना सारा टाइम खराब कर दो और पता लगे आगे बहुत आसान आसान क्वेश्चंस बैठे हुए हैं। हुँ, बिकॉज आउट ऑफ 65, अब 65 के 65 तो अटेम्प्ट करने नहीं है। हुँ, मान लेते हैं मैक्सिमम हमें 40 क्वेश्चन से लेके 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो इसका मतलब 20 से लेके 25 क्वेश्चंस तो ऐसे है ना जो अटेम्प्ट नहीं होने वाले हुँ, या जो हमसे नहीं बनने वाले। अब उन 20-25 क्वेश्चंस पे अगर हम टाइम दे देंगे, मान लो 2 मिनट भी हर क्वेश्चन में दिए सपोज, तो 50 मिनट तो चले गए। हुँ, मतलब जो बनने वाले क्वेश्चंस है उनको करने के लिए तो आपके पास सिर्फ 2 घंटे 10 मिनट का टाइम बचा, जबकि आपके पास पेपर 3 घंटे का है। तो लेट से अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा, है ना, और क्वेश्चन पढ़ के ही आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि यार पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट वी शुड मूव ऑन। हुँ, कि जब पढ़ने के बाद ही मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैं कर पाऊंगा, तो फिर क्यों करना, उसे छोड़ो आगे बढ़ो। और लेट से दूसरा एग्जांपल कि मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे पता तो मैं सोल्व तो कर दूंगा, इसको हो जाएगा, लेकिन यार लेंदी बहुत है ये। हुँ, तो ऐसे क्वेश्चन को तो पहले 1 घंटे में तो नहीं करना चाहिए, है ना। कर तो दोगे आप बट लेंदी है, तो भाई पहले घंटे मत करो, दूसरे में ट्राई कर लो। दूसरा घंटा इसी चीज के लिए है। पहले 1 घंटे में उन्हीं क्वेश्चन को करो जिनको पढ़ने से लग रहा है कि यार बस हो गया है, तो कि 30 सेकेंड्स में हो गया या मैक्सिमम 1 मिनट में हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, डाटाबेस क्वेश्चन है छोटा, या ट्रिक क्वेश्चन है, मैच द कॉलम है, या बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, आसानी से हो रहा है, तो उसको कर दो, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। और एक सब्जेक्ट और टॉपिक फेवरेटिज्म भी आपके माइंड में होना चाहिए कि सपोज करो कोई ऐसा सब्जेक्ट को कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो, अगर उसका क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, तो उसके क्वेश्चन को पहले ही आप स्किप कर सकते हो। हुँ, उससे क्या होगा कि आपका पढ़ने का भी टाइम बचेगा, क्योंकि इसके चांसेस बहुत कम है कि जो सब्जेक्ट का जो टॉपिक आपका बहुत वीक है या कंफर्टेबल नहीं है उसका क्वेश्चन आप कर दो। इसके हुँ, चांसेस जनरली कम होते हैं। और मैं 2 मार्क्स की बात कर रहा हूँ, 1 मार्क की नहीं। 1 मार्क में तो हुँ, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, है ना, हुँ, क्योंकि हर सब्जेक्ट के 1 मार्क के तो जनरली इजी ही है।
तो कोई आपका सब्जेक्ट उतना अच्छा भी नहीं है तो भी आप उसको पढ़ के कर दोगे। लेकिन 2 मार्क के जो क्वेश्चंस है ना, उनमें एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि मेरा थर्मो उतना स्ट्रांग नहीं है, तो मैं थर्मो के 2 मार्क के क्वेश्चन एक बार को ना पढूं, बाद में पढ़ लूं, लास्ट में पढ़ लूं। और मुझे लगता है कि मेरा मास ट्रांसफर बहुत स्ट्रांग है, तो मैं मास ट्रांसफर के 2 मार्क के पहले पढ़ लूं। तो ये थोड़ा फेवरेटिज्म भी आपको गेट में करना पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रॉन्ग जोन क्या है और वीक जोन क्या है। तो वीक जोन के क्वेश्चंस को पढ़कर भी क्यों टाइम खराब करें। अगर 30 सेकंड भी मैं लगा रहा हूं क्वेश्चंस को पढ़ने में और 5-6 क्वेश्चन मैंने पढ़ लिए, तो आपके 2-2.5 मिनट तो खराब हो गए ना। उतने में आप एक दूसरा क्वेश्चन पूरा सोल्व कर लेते। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। आप पढ़ते पढ़ते भी कई बार टाइम खराब कर देते हो, आपको रियलाइजेशन नहीं होता है ना। मान लो कोई बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, मतलब इतना लेंदी क्वेश्चन है शायद उसको पढ़ने में 2 मिनट लगेगा, भले आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक का क्यों ना हो, छोड़ दो उसे, है ना, छोड़ दो। क्योंकि इस क्वेश्चन को पढ़कर एनालाइज करने में, सोचने में, समझने में तुम 3 मिनट लगा दोगे, और वो अगर पहले 1 घंटे में कर दिया तो दिक्कत है। क्योंकि 3-4 मिनट लगाने के बाद तुम्हें पता लगा यार ये नहीं होने वाला, तो झटका लगेगा फिर। तो यस ये सर। थोड़ी थोड़ी माइंड गेम्स है। ये अगर हम गेट में बिल्कुल अवेयर होकर करेंगे ना, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाला हमें कि पैनिक आ गया, टेंशन आ गया, ये आ गया, वो कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज हम इतने अवेयर है कि हम पता है हमें क्या करना है और क्या छोड़ना है और क्या आगे करना है। और यही चीज कैसे सीखते हैं, यही चीज सीखते हैं टेस्ट सीरीज। कि यस जब सर। हम टेस्ट देते हैं तो टेस्ट में ये सारी चीजें अप्लाई करते हैं, और टेस्ट में जब अप्लाई करते हैं चीजें, तो फिर हम उसके ऊपर गेट में भी सेम चीज रेप्लिकेट कर देते हैं, है ना। तो ये सब चीजें अगर हम करेंगे ना तो, और ईगो पे नहीं लगे, जैसे प्रतीक ने बोला ईगो पे नहीं लेना और मूव ऑन करना है गाइस, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज फिर क्या होगा, आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा, एंड आपकी जो मेहनत है, अगेन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बट मेहनत का फल नहीं मिलता तो बुरा लगता है, खुद को बुरा लगता है। तो वो चीज आपके साथ दोबारा हो सकती है, तो इसलिए इन सारी बातों पे आपको ध्यान देना है। ठीक है। अच्छा प्रतीक, गेट एग्जाम है ना की तैयारी, मतलब कि केमिकल इंजीनियरिंग को सीखना, ठीक है। अब यस सर। केमिकल इंजीनियरिंग हमने सीख ली, गेट एग्जाम हो गया, बट अब आज की डेट में पिछले 2 सालों से क्या चेंज हुआ है कि बहुत सारे पीएसयूज जो है वो अपना एग्जाम भी ले रही है, ठीक है। यस सर। तो क्या चीजें हमें चेंज करनी चाहिए गेट के बाद, जिससे कि हम पीएसयू एग्जाम्स को भी क्रैक कर पाए। सर मोस्टली अभी तो सर नॉन टेक्निकल पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि नॉन टेक्निकल भी उतना ही वेटेज रखता है जितना टेक्निकल आपका। और टेक्निकल सही बात। क्वेश्चंस जनरली पीएसयू क्वेश्चंस में सर इजी ही आते हैं, इजी टू यस। मॉडरेट, बट जो नॉन टेक्निकल है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी और चैलेंजिंग हो जाती है, क्योंकि सर जी और जीएस का कोई आइडिया नहीं रहता अभी तक, और फिर एकदम से सही बात। स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो फिर वो स्टिक नहीं करती है। इसलिए नॉन सही टेक्निकल बात। पे भी उतना ही फोकस जितना अभी तक टेक्निकल पे फोकस कर रहे थे, वो पीएसयू एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये चीज जो प्रतीक ने बोली ये उन पे लागू होती है जिन्होंने गेट एग्जाम के लिए ढंग से प्रिपरेशन करी है और उनका सिलेबस कंप्लीट है, यस सर। मतलब कि उनका टेक्निकल पोर्शन डन है, यस तब सर। जाके वो नॉन टेक पे तैयारी कर सकते हैं। लेट से अगर आपने गेट एग्जाम दिया, आपका टेक ही स्ट्रोंग नहीं है, लेट से आउट ऑफ 10-11 सब्जेक्ट्स आपने 5-6 सब्जेक्ट्स ही किए हैं, आप 4-5 सब्जेक्ट्स आपको नहीं आते हैं, या आते भी है तो ढंग से नहीं आते हैं, तो फिर आपको अपना टेक्निकल भी करना है और नॉन टेक्निकल भी करना है। बट लेट से अगर आपने गेट के लिए ढंग से प्रिपरेशन करी है और आपका टेक बिल्कुल रेडी है, तो फिर आप नॉन टेक पे अपना टाइम दे सकते हो और नॉन टेक पे अपना टाइम डिवोट कर सकते हो। और नॉन टेक का तैयारी करने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जितने भी पीएसयू एग्जाम है, उन सबकी जो पेपर है आप आसानी से क्लियर कर पाओगे, बिकॉज ज्यादातर स्टूडेंट्स जिनका टेक स्ट्रॉन्ग है वो अपना टेक तो क्लियर कर देते हैं, बट नॉन टेक में मार खा जाते हैं। तो अगर आप नॉन टेक अपना स्ट्रॉन्ग रखोगे ना, तो आप पीएसयू के एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाओगे। इसीलिए नॉन टेक की तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और नॉन टेक के अंदर सिर्फ क्वांट नहीं आता, नॉन टेक के अंदर क्वांट भी आता है, रीजनिंग भी आती है, और जैसे प्रतीक ने बोला जीके जीएस भी आती है, और इंग्लिश से रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको अब हर एक चीज स्ट्रॉन्ग करनी है, बिकॉज अलग अलग पीएसयूज के अलग अलग पैटर्न है। कई पीएसयूज ये भी बोलते हैं कि आपको सेक्शन वाइज भी कट ऑफ क्लियर करना यस है सर। ना। तो उसके लिए फिर आपको हर सेक्शन के अंदर अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई आपको प्रॉपर हर चीज के ऊपर टाइम देकर, मैं तो ये कहूंगा कि आप एक वीक क्वांट्स अच्छे से पढ़ लो,
फिर एक वीक रीजनिंग अच्छे से कर लो, एक वीक आप जीके जीएस को दे दो, एक वीक आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को दे दो। इस तरह से तैयारी कर सकते हो। और मार्केट में नॉन टेक की प्रिपरेशन के रिलेटेड तो बहुत अच्छी बुक्स है। आप कोई भी पब्लिकेशन की बुक परचेज करके बुक से ही पढ़ना शुरू कर दो। आपको कोई लेक्चर्स देखने की भी नीड नहीं है, सब कुछ बुक्स में अवेलेबल है। और यूट्यूब पे इतना सारा मटेरियल फ्री फ्लोइंग है नॉन टेक की प्रिपरेशन के लिए। तो आप कोई भी, मुझे लगता है कि अच्छे एजुकेटर से यूट्यूब पे देखकर अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो जिस टॉपिक में डाउट है उस टॉपिक को सर्च करो और आपको बहुत सारी वीडियोस उसके रिलेटेड मिल जाएगी। इस तरह से आप अपना नॉन टेक तैयार कर सकते हो। मतलब मैं ये कहूंगा कि नॉन टेक के लिए पूरा प्रॉपर फुल फ्लेश्ड कोर्स दोबारा देखने बैठ जाओगे ना तो फिर 6 महीने लग जाएंगे। अब वो 6 महीने है नहीं आपके पास, क्योंकि एग्जाम्स बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं केमिकल इंजीनियरिंग में, जो पीएसयूज के एग्जाम्स है। तो इसलिए आपको भी बड़ा फ्रिक्वेंट, बड़ा जल्दी तैयारी करना है, तो वो तैयारी उससे ही हो सकती है। दूसरी बात, आपको नॉन टेक में पीएचडी तो करनी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट्स तो है नहीं। एक बार आपने चीजों को समझ लिया, क्वेश्चंस कैसे होने हैं, उसके बाद बस प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे तरीके हैं। प्रैक्टिस के लिए आप एसएससी सीजीएल का प्रीलिम्स के जो पास्ट ईयर पेपर्स है उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। बैंकिंग से रिलेटेड जो पीओ के प्रीलिम्स पेपर है उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रीलिम्स की ही करना, मेंस की करने की नीड नहीं है, बिकॉज प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस है लगभग वैसे ही क्वेश्चंस हमारे पब्लिक सेक्टर के नॉन टेक में भी पूछे जाते हैं। तो बहुत सारा मटेरियल है प्रैक्टिस करने के लिए, बुक्स अवेलेबल है तैयारी करने के लिए। तो आप 1 से 2 महीने में आप पूरा अपना नॉन टेक पोर्शन क्लियर कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली जहां पर आपको नीड लगती है वहां से आप रिलेटेड लेक्चर्स भी देख सकते हो नॉन टेक की तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो प्रतीक, ये हमने बात करी कि गेट एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है और उसके बाद पीएसयू की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है ना। अब यस सर। एक चीज यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट है जानना कि लेट से अगर एक स्टूडेंट है जिसने गेट 2025 का एग्जाम दिया है अभी, ठीक है, और जैसे आपने लास्ट ईयर दिया था या उससे लास्ट ईयर दिया था, उतना स्ट्रॉन्ग रैंक नहीं आया था। ठीक है, तो इस बार जैसे मान लो जिसका उतना अच्छा रैंक नहीं है बट क्वालिफाई हो गया है, ठीक है, और वो 4th ईयर में है इस समय, मतलब इस साल पास आउट हो जाएगा। तो यस बच्चों सर। का एक डाउट जनरली रहता है, शायद तुम्हारा भी हो सकता है कभी उस टाइम पे, कि मैं सर ड्रॉप लेकर अगले साल की तैयारी करूं ढंग से, पूरा टाइम दूं, या फिर मैं किसी आईआईटी में एडमिशन ले लूं और एडमिशन लेकर मास्टर्स के साथ साथ गेट की तैयारी करूं। ठीक है, क्योंकि तुमने मास्टर्स के साथ साथ गेट की तैयारी करी है तो तुम क्लियरली बता पाओगे कि ड्रॉप लेना इज मोर फेवरेबल या एमटेक के साथ साथ प्रिपरेशन करना इज मोर फेवरेबल। सर आई थिंक कि सर मैंने क्योंकि ड्रॉप मैंने जेई के टाइम पे लिया था, वो इतना सर इफेक्टिव था नहीं जितना मैंने 12th के दौरान जितना पढ़ा था कोचिंग्स में, उतना मैं ड्रॉप के टाइम पे इतना नहीं पढ़ा। तो इसलिए इस बार आप मैंने काफ़ी मतलब टीचर से पूछा भी, आपसे ही पूछा था कि तो सर इसके फिर रिगार्डिंग मैंने फिर एमटेक ही ऑप्ट किया। क्योंकि सर इसमें क्या है कि थोड़ा टाइम तो मतलब ऐसे है तो है नहीं कि अगर आपने ड्रॉप लिया है तो आप 100% ऑफ द टाइम पूरा पढ़ाई में ही यूटिलाइज करेंगे। उसमें वेस्टेज आई थिंक अगर आपके पास पूरा दिन है तो आप वेस्ट ज़्यादा करेंगे रादर देन यूटिलाइजिंग इट। पर अगर आपके पीछे एक मतलब कोई एक कांस्टेंट सोर्स है जैसे एमटेक है साइड बाय साइड, तो आपको क्या रहेगा, एक प्रेशर बना रहेगा। तो आप एकदम ऑन एज रहोगे कि हाँ मुझे ये करना है, ये डेडलाइंस मीट करनी है, नहीं तो फिर दूसरी चीज़ आ जाएगी, मिड सेम एंड सेम आ जाएगा, फिर भी मैनेज नहीं होगा। और फिर सर ये स्टडीज मैनेज नहीं होगी। तो सर एक थोड़ा सा जैसे अगर आप एमटेक ज्वाइन करते हैं तो इस चीज़ का प्रेशर रहता है कि आप काम करो, तेजी से काम नहीं तो अगर ऐसे तो हम काफ़ी स्लाउची हो जाते हैं सर ये ड्रॉप ईयर में। और क्योंकि मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट, और फिर सर वो लेक्चर की सीरीज एकदम जैसे अगर इफ यू मिस वन वो जिस पाइल अप होता जाता है और फिर वही 2x पे फिर एक दिन पूरा भगाते रहते हैं, कोई लेक्चर्स में ही निकल रहा है। सर वही सर वो थोड़ा थोड़ा प्रेशर बन के रहता है। तो सर वो थोड़ी प्रिपरेशन को थोड़ा बूस्ट करता है कि हाँ करना है, नहीं उठना है, सुबह सुबह उठना ही है, क्लासेस जानी है, फिर लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना है। सर ये थोड़ा प्रेशर बना रहता है तो सर वो प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी हो जाती है रादर देन टेकिंग अ कंप्लीट ड्रॉप जिसमें कोई मतलब प्रेशर नहीं है। सिर्फ अपने 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 हिसाब से ही मैनेज करना है तो उतना इफेक्टिवली मैनेज हो नहीं पाता है। बिल्कुल ठीक बोला आपने। और इसके साथ साथ कई चीजें और भी होती है जो आप मेंशन कर सकते हो, जैसे कि जब हम घर पे रहते हैं ना तो हमें सिर्फ हम ही दिखते हैं, यस सर। लेकिन जब हम मास्टर्स कर रहे होते हैं तो हमारे साथ पे एक पूरा सर्कल होता है, यस सर। कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं हमारे जैसे जो की तैयारी कर रहे हैं, है ना। दूसरा, मान लो हम घर पे पढ़ते पढ़ते कभी अटक रहे कुछ चीजों में, तो हर बार शायद टीचर अवेलेबल नहीं होता, हर चीज टीचर से पूछ भी नहीं सकते।
यस लेकिन सर। जब हमारे साथ साथ मास्टर्स में कई सारे फ्रेंड्स हैं हमारे ही जैसे, तो हुँ, बातें बहुत होती है और हुँ, उन बातों में बहुत सारी चीजें निकल कर आती है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम एक दूसरे से पूछ कर समझ लेते हैं और बातों बातों में रिवीजन हो जाती है। यस सर। घर पर तो हमें बैठ के प्रॉपर रिवाइज करना पड़ता है, बट जब हम मास्टर्स में होते हैं, सब गेट क्लियर करके वहां पहुंचे हैं, सब तैयारी कर रहे हैं, तो डिस्कशन ही अलग अलग कॉन्सेप्ट पर होता है। यस सर। इधर उधर का डिस्कशन तो होता नहीं है, डिस्कशन ही तैयारी यस पर सर। होता है और तैयारी हुँ, के डिस्कशन में चीजें वैसे रिवाइज हो जाती है। ठीक है। हुँ, और सबसे बड़ी बात कि जब हम ड्रॉप करके घर में बैठे हैं तो हमारे घर का कमरा है ना? हुँ, वहां पर रीडिंग रूम, लाइब्रेरीज, जहाँ पे माहौल है इस चीज का, यस सर। और कोई भी चीज जब माहौल में की जाती है तो थोड़ा अफेक्टिवली हो जाती है ना? हुँ, लाइक एक्सरसाइज अगर जिम में करे तो थोड़ा अच्छे से हो जाएगी, घर में करे तो हुँ, 10 मिनट करके लगेगा कर लिया, आज की तो भी छुट्टी हो गई। यस सर। तो ये चीजें बड़ी है मास्टर्स के साथ, है ना? ऑब्वियसली मास्टर्स के साथ तैयारी की जा सकती है, लेकिन हुँ, आपको एक स्ट्रॉन्ग विल उसमें चाहिए है ना? यस सर। अब ये नहीं आप कर सकते कि मान लो मास्टर्स में गए और आप मास्टर्स के ही होके रह गए। आपको अपना हुँ, गोल नहीं भूलना है कि मैंने मास्टर्स ज्वाइन तो करी है, बट मेरा यस मेन सर। टारगेट गेट प्रिपरेशन है। अगर हुँ, वो माइंड में रखकर आप मास्टर्स ज्वाइन करते हो तो मास्टर्स इज गुड, मास्टर के साथ साथ तैयारी हो सकती है। तो हुँ, अगर आप फिर वही उसमें चले गए कि नहीं मुझे तो मास्टर्स भी ठीक करनी है, पॉइंटर्स भी हुँ, लेकर आने हैं, तो मैं आपको बता दूं आईआईटी कोई भी हो, काम बहुत है करने के लिए। यस सर। आपको उलझा के रखेंगे, फंसा के रखेंगे, कभी कुछ, कभी कोई सबमिशन, कभी कोई सबमिशन, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो अगर यस आप सर। पूरी ईमानदारी से वहां वो करने चले गए, तो हॉल ही हुँ, गेट की तैयारी। हुँ, चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, चीजें मिस करनी हुँ, पड़ेगी और कई बार उतना परफेक्शन नहीं भी हो तो भी चलेगा, वैसा हुँ, एटीट्यूड रखना पड़ेगा, हुँ, तभी जाके आपका काम चलेगा, तभी जाके आप मास्टर के साथ गेट की तैयारी कर पाओगे। अगर वहां जाके आप पॉइंटर्स की रेस में लग गए, तो फिर हुँ, गेट नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। तो ये चीज पहले ही माइंड में मेकअप करने के बाद ही मास्टर्स में जाना। अगर आपको यस सर। लगता है कि नहीं मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं तो जाऊंगा तो मैं तो अच्छे से करूंगा, तो भाई हुँ, ड्रॉप ही कर लेना, कोई बात नहीं। हुँ, ड्रॉप करके तैयारी कर लेना और ड्रॉप करके आसपास कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेना, घर पे मत हुँ, करना। यस आसपास सर। की लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेना, लाइब्रेरी में जाके सुबह का खाना खाया, लाइब्रेरी में जाके बैठ गए, 4-5 घंटे पढ़े, वापस आए, लंच किया, थोड़ा बहुत आराम किया, फिर लाइब्रेरी में चले गए, फिर शाम को आए, डिनर किया, फिर चले गए और वापस आए घर पे सो गए। इस तरह का रूटीन अपना फॉलो करना। तो ये आपका खुद का डिसीजन है, ठीक है ना, हुँ, कि क्या आपको करना है। कई बार ऐसा होता है, लाइक मैं भी इस बात पे बिलीव करता हूँ, प्रतीक आपने भी ये चीज बोली कि जब हम लाइफ में 2-3 काम एक साथ कर रहे होते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी आती है। लाइक हुँ, मास्टर्स के साथ साथ हम गेट की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ टाइम हमने मास्टर्स में डिवोट कर दिया, कुछ टाइम गेट की तैयारी में डिवोट हो गया, तो अफेक्टिव हो गया पूरा दिन। हुँ, मैंने भी जब अपने टाइम पे बीटेक करी थी तो बीटेक के साथ साथ में ट्यूशंस पढ़ाता था। जब मैंने हुँ, मास्टर्स की थी तो मास्टर्स के साथ साथ मैं कोचिंग देता था। तो मेरी मास्टर्स भी अच्छे से हो जाती थी, कोचिंग भी अच्छे से हो जाती थी, तो इफेक्टिव काम हो जाता था। यस लेकिन सर। जब करने को एक ही काम है ना, तो हुँ, टाइम मुझे उतना ही देना है, बाकी टाइम मेरा बेकार हो जाएगा। हुँ, उठेंगे लेट, हम सोएंगे लेट, यस सर। या हम खाना खा रहे हैं तो खा ही रहे हैं बस, है हुँ, ना? फ़ोन में चले गए तो बस देख ही रहे हैं फ़ोन, क्योंकि हुँ, जल्दी नहीं है किसी चीज़ की, पूरा दिन पड़े हुँ, हुए हैं। हुँ, तो हुँ, लेज़ीनेस आने लगती है उस चीज़ में। तो आप किस टाइप की पर्सनैलिटी हो वो आपको देखना है यस ना? सर। लाइक हम किस टाइप की पर्सनैलिटी है, लाइक हम अगर एक ही काम करेंगे तो शायद हम कर नहीं पाएँगे उतना अच्छे से, बट 2-3 काम हुँ, रहेंगे तो थोड़ा-थोड़ा टाइम देके तीनों चीज़ें मैनेज हो जाएगी। हुँ, अगर हुँ, आप एक ऐसे टाइप की पर्सनैलिटी हो, लेट्स से कि आप एक काम करोगे तो ही आप अच्छे से कर पाओगे। हुँ, 2 हुँ, काम में चले गए तो आप फँस जाओगे, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अगर आपको लगता है हुँ, कि आप ऐसे टाइप की पर्सनैलिटी हो, तो आपको ड्रॉप लेकर ही तैयारी करनी चाहिए। तो दैट इज़ ऑब्वियसली द वन्स डिसीज़न। बट येस, अगर आपका ये डाउट है कि मास्टर के साथ-साथ तैयारी हो सकती है क्या? तो हाँ, हो सकती है। इट्स पॉसिबल, इट्स ईज़ी, बट येस, आपको करनी पड़ेगी, ऑटोमैटिकली यस नहीं सर। होगी। यू हैव टू हुँ, टेक दैट डिसीज़न, यू हैव टू टेक दिस विल कि हाँ भई, करूँगा मैं जाके। वो भी हुँ, सँभाल लूँगा, वो भी सँभाल लूँगा। तो हो जाएगा, डेफ़िनिटली पॉसिबल है। ठीक है। तो प्रतीक, इट्स एन अमेजिंग सेशन। आपने बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बच्चों के साथ शेयर करी अपनी, ठीक है, किस तरह से हुँ, तैयारी करनी चाहिए, कैसे नहीं, कैसे हाँ, और मास्टर साथ साथ पॉसिबल है या नहीं है, गेट पर 3 घंटे कैसे मैनेज करते हैं, एग्जैक्टली क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपने बताई बच्चों को। जाते जाते सेशन के एंड में बच्चों के लिए कोई लास्ट मैसेज अगर आप शेयर करना चाहो तो शेयर कर सकते हो।
सर लास्ट मैसेज यही है कि सर आपके अपने टीचर पे काफ़ी बिलीव होना चाहिए। टीचर पे कंप्लीट बिलीव रखिए और उनसे ही मोस्टली गाइडेंस उनसे ही लीजिए और कहीं इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने टीचर से पूरा कन्वर्स कीजिए और टीचर के साथ ही रहिए। आपको टीचर एकदम प्रॉपर गाइडेंस देता है क्योंकि वो वही करते हैं और बातों में आ रहे हैं, ये वो कह रहा है तो तीसरी चीज़ करने लगते हैं। हम्म, बट ये है कि आप अपने टीचर पे कंप्लीट बिलीव रखिए और अपने टीचर की कही हुई बातों पे पूरा फॉलो कीजिए। तो सर वही है क्योंकि उन्होंने पहले ही बहुत सारे बच्चों को गाइड किया है और वो आपको भी एकदम पूरी सक्सेस तक ले जाएँगे। अपने टीचर पे बिलीव और अपने नोट्स और थोड़ा-सा सेल्फ बिलीव यही सर सक्सेस की इजी इजी वे है सर। नहीं तो अदरवाइज आप सुनते रहोगे और लोग पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं कि ये टेस्ट सीरीज ले लो वो टेस्ट सीरीज ले लो 3-4 एक साथ लगाओ और यही सर आप एक चीज लीजिए और उस पर स्टिक करिए और थोड़ा भरोसा रखिए कि आपने जो टीचर चूज किया है वो सही पाथ में लाएगा उन्होंने काफी गाइडेंस दी है तो सर उससे हो जाएगा ये ऐसे प्रिपरेशन काफी स्ट्रीमलाइन है बट हम लोग आपस में ही इसे कम्बरसम बना देते हैं थोड़ा। बिल्कुल ठीक आपने बोला। तो मेंटर का रोल लाइफ में बहुत ज्यादा है और मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ बच्चों को कि गेट की प्रिपरेशन बहुत आसान है बट कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। यस कम्युनिकेशन इज द की। तो अगर आप कम्युनिकेशन में रहोगे, बात करते रहोगे और जैसे कि मेरा पैटर्न रहा है बच्चों के साथ डील करने का वीकली रिपोर्ट का, तो वीकली सर। रिपोर्ट आप भेजते रहोगे या फिर आस्क मी एनीथिंग सेशंस में रखता हूँ। वहां पर अगर आप बात करते रहोगे और चीजें पूछते रहोगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। अपना दिमाग लगाकर अगर करोगे तो गाइस प्रॉब्लम आ सकती है बिकॉज आपको नहीं पता गेट कैसे करना है, मुझे पता है। और आप यस सर। उसको फॉलो करके करोगे तो आपके लिए चीजें डेफिनेटली बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। यस तो सर। इट्स बीन एन अमेजिंग सेशन एंड ऑल द बेस्ट प्रतीक फॉर द गेट रिजल्ट्स। ठीक है, ठीक है हम थैंक यू यही सर। प्रार्थना करेंगे ऊपर वाले से कि आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा है और लास्ट ईयर की तरह जैसे अनएक्सपेक्टेड आपके लिए रिजल्ट रहा था और बहुत अच्छा आया था, इस साल भी वैसे अनएक्सपेक्टेड रहे और जो भी रैंक आपने सोचा है ना उससे बेटर रैंक आपको इस बार में मिले। तो ये मेरी और अनअकैडमी टीम की तरफ से ब्लेसिंग्स है आपको। और बस इसी तरह सफर आगे चलता रहे और जो डेस्टिनेशन आपने सोची है वो यस सर। डेस्टिनेशन आपको मिले बिकॉज गेट एक माइलस्टोन है, एक डेस्टिनेशन नहीं है। यस गेट सर। एग्जाम हमने दिया, एक रैंक हमारा आ गया है, एक लेवल तक हम पहुंच गए हैं, बट अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन है कि मुझे जाकर पीएसयू के अंदर एक जॉब अगर सिक्योर करनी है, उस डेस्टिनेशन तक अगर जाना है तो हमारा सफर रुकना नहीं चाहिए। तैयारी हमें इसी तरह आगे करती रहनी है। यस तो सर। ऑल द बेस्ट प्रतीक फॉर द फ्यूचर। ठीक है, एंड गाइस इसी तरह आप सेशंस को देखते रहो, स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते रहो और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो। ऑल द बेस्ट।